बाबा का प्लान आई प्लान एकड़ी हाल छ आई भी चलेगा इसमें ना चाहिए बीच छुपला लगाई नहीं आई क्या नया होता है यार मैंने कहा मैं तो मेरी क्लास में ना बहुत ज्यादा की बात मुझे अपनी ना अच्छा चल सही है मैच करेंगे लेकिन ना हाँ वो तो क्या भाई लगाए क्या अन्य मैच के लिए अपन जरूर कैमरा ओपन कर 12 ना दिया रिचार्ज ये बात अच्छी भी नहीं करते क्यों क्यों वाले कहा एक्टिविटी बेस्ड कोचिंग वो तो बहुत महंगी है और मेरे इसके लिए माना हुआ अच्छा हुआ लेकिन अपने देखो ना सेक्रेटरी का कैरेक्टर को जो वीडियो है इसको भी मैं विश्वास सक्सेस करेगा हेलो मेरी किताब मुझे याद नहीं आ रहा है और ये बंद हो करिए दिमाग से वैसे वो कहते हैं एक आध मेरी किताबें चले गया हेलो 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 हेलो। चलिए बेटा मिला करते हैं। पहले जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा जो बच्चे फिजिकली इस वक्त बैठे हुए हैं, आप लोग अभी कौन कौन से पेपर दे के आ रहे हो? कैसे हुए पेपर आप लोगों के? अच्छे तो हर बार होते हैं, पेपर जैसा होता है। हाँ सभी हफ्ते अच्छे होते हैं। हम्म, निकलने वाला किया है काम या बस? इंशाल्लाह। रमजान है, बरकत है। पेपर बेटा जो आप देकर आए हो, रिव्यू तो मैंने भी करा है उनको। आई के आपको कमेंट भी भेजे। एफिया वन का पेपर तो जो आप देकर आए हो कि बच्चे नॉर्मली उसमें तो तंग करने के लिए कुछ नहीं चीज़ रखती नहीं। एफिया टू का पेपर भी आप एक एवरेज ही कह लो। मेरे हिसाब से तो उसमें ऐसा कुछ तंग करने वाला नहीं था, या था भाई? क्या क्या? नहीं कोई ऐसी एडजस्टमेंट बताओ ना जो आप बोलो उसे पहली बार देखी। कुछ भी नहीं। और जैसे एक सवाल था और क्या था उसमें? ठीक है ना, कुछ बातें एफिया भांगी तो पूछता ही है ना वो। कॉस्टिंग के पेपर में एक थोड़ा सा लेबर के सवाल में घुमाया था, जो आपने देखा हो। और डिसीजन मेकिंग में तो मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं करा इस बार उसने।
डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पहले भी कई बार आ चुका है। ये चौथा सवाल था आपका जो पेपर में आया था। अल्लाह बरकत डाले, और जो कुछ आपने किया है उसमें आपके पासिंग मार्क्स निकल आए। अब बेटा नए सब्जेक्ट के लिए आप आ गए हो। नाम है कैव 6 MFA, और मुझसे पहले अभी सर इकबाल आपकी क्लास लेकर गए। जी सर, क्या बातें हो गई उनके साथ? तो इसलिए पूछो ना कि रिपीटेशन ना हो। अच्छा जी, क्या है ये सब्जेक्ट? अच्छा जी, और BFD में समझ गया। नहीं बेटा, सर आपको जो कुछ बता कर गए बातें सब सही बता कर गए। तो ये फाइनल के अंदर CFEP में एक सब्जेक्ट आपका है जिसको आप BFD कहते हो, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। आई के, और आप लॉन्ग चीज़ों पे कुछ काम कर रहा था पिछले कुछ सालों से। आपका कैफ का रिजल्ट जो आता है एवरेज किसी भी सब्जेक्ट का 35-30% होता है, और सारे सब्जेक्ट के एवरेज निकालते हैं। लेकिन जब आप ये फाइनल में जाते हो आप देखते हो कि ये रिजल्ट की एवरेज और गिर जाती है, और कुछ सब्जेक्ट की रिजल्ट एवरेज बिलो 10% भी आती है। उनमें एक BFD का पेपर भी है। इस बात को देखते हुए ICAP ने 2019 में एक ड्रास्टिक चेंज करा। उन्होंने कहा यार हम जो है ना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि बच्चा जब फाइनल तक पहुंचे तो बहुत सारी चीज़ें जो फाइनल में आप लोग अपनी आर्टिकलशिप के टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं पढ़ पाते, उनको क्यों ना कैप लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और कैप लेवल पे जब आप इन बातों को पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कुछ टॉपिक जो फाइनल में होते थे हल्के हल्के, आगे यहाँ पे लेकर आ गए। जैसे इन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट FER 1 में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी FER 1 में डाल दिया फाइनेंस से उठा के। इसी तरह से इन्होंने एक और काम करा कि एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, और बोला कि BFD का काफ़ी काम बच्चों को यहीं पर करवा देते हैं। जब आगे जाएंगे इन्हीं बातों को बच्चा थोड़ा एडवांस करके पढ़ लेगा, और जो कुछ नहीं पढ़ा है वो और देख लेगा। तो फिर ये एक नया सब्जेक्ट सामने आया, और ये कह लो ट्रेलर है उस BFD के पेपर का। जब ये नया सब्जेक्ट सामने आया उस वक्त इसकी शक्ल कुछ और थी, मौजूदा शक्ल इसकी कुछ और है। जब ये सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा तो इसके अंदर कुछ मामला कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाल के लेकर आ गए, कुछ BFD के प्रैक्टिकल चैप्टर डाले। फिर इसके अंदर 40 मार्क्स की स्टेट्स डाली, स्टेटिस्टिक्स 40 मार्क्स, और कुछ इसमें थ्योरी बेस्ड मामला डाले। जब ये सब्जेक्ट नया नया आया तो हम लोग 4 टीचर मिलकर इसको कंप्लीट करवाते थे। 3 टीचर, कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ाता था, कुछ सर अबील पढ़ाते थे, और इसमें कुछ स्टेट्स का पोर्शन वो सर साथी पढ़ाते थे। 2 अटेम्प्ट गुजर जाने के बाद ICAP ने फिर इसमें चेंज करा, और इसमें से स्टेट्स का पोर्शन कंप्लीटली हटा दिया। वो जो 40 मार्क्स का स्टेट्स का पोर्शन था वो उन्होंने कंप्लीटली हटा दिया। अब बेटा इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल बातों को बढ़ाया गया, और कुछ थ्योरी के टॉपिक और बढ़ा दिए। अब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक पढ़ने जो पहले कॉस्टिंग में थे वो यहाँ पर आ गए। वो टोटल 2 चैप्टर है। एक है बजटिंग के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कॉस्टिंग में, और दूसरा वो भी एक कंपलसरी क्वेश्चन था, उसका नाम था
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम लोग कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 3 टीचर आपके साथ इन्वॉल्व हैं। मेजर पोर्शन तो सर इकबाल भाभा के पास है, ठीक है सर। कुछ पोर्शन मेरे पास है और कुछ थ्योरी बेस्ड पोर्शन मैम सैमा के पास उनकी कागजात मेरे पास लगी हुई है। वो भी अपने पोर्शन का आपको इंट्रोडक्शन पूरा दे देंगी अभी। मेरे पास बेटा कम पोर्शन होने का मतलब सिर्फ एक है, वजह सिर्फ एक है, क्योंकि टीएस से बहुत सोच समझ के चीज़ों की टाइम मैनेजमेंट करते हैं। वही बात है, अगर एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाता रहेगा और मान लो अगर सही भी पढ़ा रहा है, तो फिर इफेक्टिवली वो कोर्स अपना कंप्लीट कब करेगा। तो चीज़ों को ज़रा स्मूथ करना पड़ा। अच्छा, अगर मैं एमएफए में आया जाऊँगा, एफएआर 2 में कब जाऊँगा। अगर एफएआर 2 में ही जाए जाऊँगा, एफएआर 1 में कब जाऊँगा। अगर मैं एफएआर 1 में ही बार बार जाए जाऊँगा, कॉस्टिंग में कब जाऊँगा। तो थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है कि टीचर एक से ज़्यादा हो, ताकि बच्चों की चेन बने और टीचर की शफलिंग भी हो सके। ये एडवांटेज फिर आपको भी मिल जाता है कि एक से ज़्यादा टीचर की नॉलेज भी आपको मिल जाती है, और मिलजुल के हम चीज़ों को सबमिट कर टाइमली बेस पे आपके लिए कोर्स को कंप्लीट भी कर दें। आईकेप ने एट करंट रूल तो ये रखा हुआ है कि एमएफए का पेपर वही स्टूडेंट दे सकता है जिसका सीएमए क्लियर हो। अब सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आप में से काफ़ी बच्चे पास कर भी चुके होंगे, जो मीटिंग में शायद ऑनलाइन बैठे हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने कॉस्टिंग पास किया हुआ हो, और शायद आपने किया हुआ, तो फिजिकल भी बैठे हुए इनका कॉस्टिंग पास है, ठीक है ना। ये उन्होंने अपनी मर्जी से अब उठाया एमएफए को, लेकिन आप में से ज्यादातर ऐसे बैठे हुए हैं कि सर जो कॉस्टिंग में अभी अपीयर होकर आए। अब एक सवाल जहन में यकीनन आएगा, सर माजिद क्या वजह है यार, ये आई कैप पहले हमें कॉस्टिंग पास करवाने का कह रहा है और उसके बाद एमएफए में कह रहा है। तो बेटा इसको मैं सिर्फ पहले अपने चैप्टर से रिलेट करता हूँ। मेरा चैप्टर बजटिंग, इसके आप पास पेपर के जितने सवाल उठाओगे उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा 90% क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा दिया हुआ होता है तो डायरेक्ट लेबर का काम हो रहा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का काम हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे काम हो रहा होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग पे काम हो रहा होता है। कुछ इस तरीके का काम हम लोग कर रहे होते हैं। ऐसे ही समझाने के लिए आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलिए, अभी जो मेरा पिछला सेशन खत्म हुआ है, उनकी फाइल लैपटॉप में सेव थी, मैंने वो फाइल खोली, ठीक है। उनको मैंने पास पेपर का एक क्वेश्चन करवाया, नाम है मैजेस्टिक अलायंस, स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक है सर। अब आप यहाँ पर देखें, बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल पे गौर करें, वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। अगर इनकी वर्किंग में जाऊं तो वर्किंग के अंदर कुछ मटेरियल की बात हो रही है, कुछ लेबर की बात हो रही है, कुछ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात हो रही है, और लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस की बात हो रही है। ये जितनी चीजें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप में से कोई भी उठ के ये नहीं कह रहा सर माजिद जी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आप कॉस्टिंग में पहले पढ़ चुके। लेकिन मान लो अगर आपको नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं पता, कि नॉर्मल लॉस को बेच के जो पैसा आता है वो हम सेल माइनस कर देते हैं कॉस्ट निकालते वक्त, मैं माइनस ही कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है सर। स्क्रैप वैल्यू माइनस कर रहा हूँ नॉर्मल लॉस, ये कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, इसलिए आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब अगर कोई मुझे भाई साहब अब हमें सिखाओ, पहले प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाओ एमएफए के अंदर, नॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट सिखाओ, तो ये तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा ना बेटा।
चलें, एक और क्वेश्चन, तो आपको ऐसे दिखाने के लिए नहीं करा। वासे लिमिटेड ऑटम 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक है, 2 अटेम्प्ट पहले का, बजट बना हुआ। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानी चल रही है, सेल प्रोसीड ऑफ नॉर्मल लॉस। आउटफ्लो में देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ मटेरियल की बातें हो रही हैं, कुछ लेबर की बातें हो रही हैं, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड के रेट की बातें हो रही हैं। क्या रेट निकालना आपको आता है? बिल्कुल आता है। कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाना आता है? बिल्कुल करना आता है। तो हमारा जो टॉपिक है बजटिंग, वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कॉस्टिंग के ऊपर। इसी तरीके से आपके कुछ और चैप्टर भी हैं लाइक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कॉस्टिंग के ऊपर। अब इसलिए आई कैप कहता है पहले कॉस्टिंग निकाल लो, पहले अपने आप को टेस्ट कर लो, क्या तुम्हारे कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? इसको साबित करना पड़ता है, साबित करने के लिए पेपर निकालना पड़ता है। अगर आप कहते हो सर मेरी कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे। अभी बोल दो तो मेरे कॉस्टिंग के टूटे फूटे से कॉन्सेप्ट है, बात समझ में ज्यादा नहीं आती, फिर आप इसके लिए फिट नहीं, पढ़ तो लोगे, फिट नहीं हो उसके लिए फिर आप। और ये ऑब्जेक्टिव है इसका। मुझे आपको एक ही चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन जरा वो बड़ा चैप्टर है और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। मुश्किल नहीं था, सवाल लेंदी होते थे उसके। अब ये सेक्शन का नाम क्या रखा है? D1। सितंबर के ऑटम रखा है। चलो बेटा, हम अपना बात तो शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास लगाइए इसलिए कि अपनी पोस्ट थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। और आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ी क्लासें किसी टीचर की भी नहीं लगाई है, 1 1 घंटे की, ये बात थोड़ी थोड़ी होती है आपके साथ। चलिए बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो आपको सर इकबाल ने दे दिया है। अब मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। नाम है जिसका बजटिंग। चलिए बजट, पहली बात, सर ये बजट होते क्या? ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको एक बात याद दिलाता हूँ, कॉस्टिंग में मैंने ही पढ़ाई। जब कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हुई थी, पहले 1 2 घंटे तक हम लोग कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे। वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। वहीं पर हमने एक चीज पढ़ी थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट की जाती, ट्रांजैक्शन हो गई, रिकॉर्ड कर लो। साल गुजर गया, गुजर जाने वाले साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, गुजर जाने वाले साल की बैलेंस शीट बना लो, गुजर जाने वाले साल के नोट्स बना लो। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ना सिर्फ हम पास्ट की अकाउंटिंग करते हैं, बल्कि फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी करते हैं। और वही बताया था, फ्यूचर फोरकास्टिंग को क्या नाम दिया जाता है? बजटिंग का नाम दिया जाता है। देखिए बजट बनते ही फ्यूचर के। अगर कोई इसका बोले यार मैं पास्ट का बजट बना रहा हूँ, तो बात सुनने में अजीब सी लग रही है, पास्ट का बजट कैसे हो सकता है? बजट फ्यूचर का होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाहती है। इस मकसद के लिए बजट्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। फॉर एग्जाम्पल टीएसए है, टीएसए की मैनेजमेंट अभी बोलते हैं आज से 1 साल बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। पहले उल्टा जवाब, हमें क्या पता, फिर तो जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा।
क्योंकि प्रोफेशनल लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता, हमें क्या पता। प्रोफेशनल लोग क्या बोलते हैं, ठीक है एग्जैक्टली तो नहीं पता हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, लेकिन एटलीस्ट उसको फोरकास्ट किया जा सकता है। आने वाले एक साल में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, हमें क्या पता। नहीं, बिंदु की बातें नहीं करो सर। आने वाले साल में कितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका एक अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, उसका एक बजट तो बना सकते हैं ना। तो फ्यूचर फोरकास्टिंग की को कहा जाता है बेटा। फ्यूचर की जो फोरकास्टिंग आप करते हो उसके लिए फ्यूचर का बहुत सारा डेटा आप एस्टिमेट करते हो। फ्यूचर में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जब वो सारा डेटा आप फोरकास्ट कर लेते हो और उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हो, तो वो सारा डेटा एक बजट की शक्ल इख्तियार करता रहता है और मुख्तलिफ कामों के लिए बजट बन बन के सामने आते रहते हैं। बजट बनाने का पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। बुक में उसका पूरा भरपूर डिस्कशन मौजूद है। मैं जरा उसकी एक छोटी सी समरी आपको समझाता हूँ कि बजट बनाने का प्रोसेस होता क्या है। बजट बनाने के लिए सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है बजट पीरियड को, कि आप कितने पीरियड का बजट बनाना चाह रहे हो। बजट एक दिन का भी बन सकता है, बजट एक वीक का भी बन सकता है, बजट 1 मंथ का भी बन सकता है, बजट क्वार्टर का भी बन सकता है, बजट ईयर का भी बन सकता है। पहली एग्जांपल, आप लोगों को टीएससी की तरफ से टाइम टेबल दिया जाता है। नॉर्मली टीएसए वाले रोज का टाइम टेबल रोज बनाते हैं, ठीक है सर, टीचर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है सर। अब आपको कल का टाइम टेबल आज पता चलेगा, यानी जो टाइम टेबल मिलेगा वो सिर्फ एक कल के एक दिन का होगा, एक दिन का बजट। ये भी हो सकता है वो भी बोलते हैं सर हम अगले ईद तक का टाइम टेबल फिक्स करके आपको दे रहे हैं, ईद तक का, ईद तक क्लासेस इस टाइम टेबल पे चलेंगी, ईद के बाद का बाद में देखेंगे। चलो आपको अगले 10 दिन का बजट बना के दे दिया। बजट एक महीने का भी बन सकता है। हमारे एग्जाम में जो सवाल आते हैं नॉर्मली, उसमें या तो एक एक साल का बजट बनवाता है, पूरे एक साल का बनवाता है, या क्वार्टर का बनवाता है, या मंथ का बनवाता है। यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी जो लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आए थे, इससे पहले लास्ट टाइम ऑटो में जो हुई थी, उसके बारे में रिक्वायरमेंट में एक चीज लिखी हुई थी, एग्जामिनर कमेंट में बाकायदा मेंशन किया गया कि यार बोलने के बावजूद बच्चा नहीं समझता बात को। रिक्वायरमेंट डेटा दिया हुआ था, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था एक क्वार्टर का बजट बनाओ, एक क्वार्टर का। लेकिन रिक्वायरमेंट में लिखा था मंथ वाइज बजट इज नॉट रिक्वायर्ड। मान लो क्वार्टर का डेटा जनवरी फरवरी मार्च, बच्चों ने क्या करा, जनवरी का बजट अलग बनाया, फरवरी का अलग, मार्च का अलग। बोले मैंने मांगा ही नहीं था, मैंने क्या मांगा था, कंबाइंड बजट बनाओ। लेकिन कभी कभी लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में एक क्वार्टर का बजट बनाओ, मंथ वाइज बनाओ। जब मंथ वाइज बोले, मान लो 6 महीने का, साल का, मंथ वाइज बनाओ, फिर एक एक महीने का अलग अलग बनाना पड़ता है, कॉलम वाइज काम होता है। और अगर एग्रीगेट कह रहा है तो फिर अलग अलग वर्किंग जरूर करो, वो मसला नहीं है, लेकिन आप उनको बजट बनाते वक्त कंबाइन करके दिखाओ। तो बजट बनाते वक्त सबसे पहले तो बजट पीरियड को डिफाइंड करना पड़ता है कि तुम्हारा बजट का पीरियड क्या है। इसके बाद बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज स्केल पे काम करती हैं, उनके पास तो हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के बजट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आजकल तो काफ़ी ऐसा हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बनने लग गया है, बजटिंग डिपार्टमेंट। और वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बजट की नीड हर वक्त फुलफिल कर रहा होता है। लेकिन जहां पर बजटिंग डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता, जहां पर, और अगर उन्हें किसी वक्त बजट कोई बनाने की ज़रूरत है, तो फिर बना दी जाती है इस मकसद के लिए बजट कमेटी।
बजट कमेटी सिंपल सी बात उन ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल होती है। वो लोग जो बजट बनाना जानते हैं, जो कि बना सकते हैं, अच्छे बजट बना सकते हैं, सोच समझ के अकल के बजट बना सकते हैं। जब बजट कमेटी बनती है, उस कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया जाता है, तो एक सवाल उठाते हैं कि बजट हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं, ये बजट से मैनेजमेंट हासिल क्या करना चाहती है। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैनेजमेंट अभी कहते हैं कमेटी को, हम ये चाहते हैं कि अगले साल में हमारे पास 80 करोड़ का प्रॉफिट हो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता ना बेटा, सारी एक्टिविटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि 80 करोड़ का प्रॉफिट निकल सके। ठीक है सर। सेल टारगेट करके चलनी पड़ेगी, प्रोडक्शन को टारगेट करके चलना पड़ेगा, और एक्टिविटी को भी टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो वही कहते हैं सर आप हमें ये तो बताओ बजट से आप चाहते क्या हो, हमें कोई गाइडलाइन तो दो ताकि उसमें रहते हुए हम बजट को तैयार करें। जरा अजान की आवाज आ रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए बेटा, जब हम कमेटी को काम करने के लिए गाइडलाइन देते हैं, तो वो गाइडलाइन नॉर्मली इन राइटिंग में देते हैं, एक मैनुअल की शक्ल में। उससे हम कहते हैं बजट मैनुअल। फिर बेटा इसके बाद एक छोटी सी बात हाथ याद और समझ लो, अप्रोचेस टू बजट। बजट बनाने की कुछ अप्रोचेस भी होती हैं। 2 अप्रोचेस हैं जिनका जिक्र आपकी बुक में किया गया है। एक कहलाती है इम्पोस्ट थ्योरी, और एक कहलाती है पार्टिसिपेटिव थ्योरी। जब हम बजट बनाने बैठते हैं, तो बाज लोग ये कहते हैं कि यार बजट इम्पोस्ट थ्योरी से बनाना ज्यादा बेहतर है। इम्पोस्ट थ्योरी ये होती है कि बजट बनाते वक्त हर किसी को बजट में पार्टिसिपेट करने का मौका मत दो। कमेटी के जिम्मे या वो लोग जो कि बजट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो भी बजट समझ में आता है वो बनाकर डायरेक्ट उसको इम्पोज कर दे। क्यों सर, पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं देते? बेटा अगर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया ना, तो कभी कभी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग जो टाइम टेबल देखते हो, वो टाइम टेबल आप लोगों का स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोज्ड होता है, ज्यादातर इम्पोज, आपसे पूछा नहीं जाता। आप उतरोगे क्लासेस के बाद, टाइम टेबल का कोई मैसेज आप देख लोगे, आप बोर्ड पे देख लोगे, अच्छा भाई इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे नहीं आना, या कल ऑफ है क्या है, जो कुछ हमने देख लिया। जो इम्पोज कर दिया वो चेंज नहीं करते। ठीक है, मान लो आपको पार्टिसिपेशन का मौका दे, हसन भाई अभी आए, बच्चों कल का बजट टाइम टेबल बना रहा हूँ, कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। आपने कहा हसन भाई क्लास जोहर के बाद लगा, हम शहरी के बाद आराम से नींद पूरी करके आना चाह रहे हैं। इसने बोला हसन भाई तो बस जलीली क्लास लगा के खत्म करो ना यार, जोहर तक फारिग कर देते। इसने बोला भाई कल ऑफिस दे दो यार। किसी ने क्या बोला, यार ऑनलाइन रख दो, फिजिकल नहीं बोलो।
अब हसन भाई सोचा मैं करूँ तो क्या करूँ। ये खाली अभी एक सेक्शन है। अगर वो इस तरीके से एक एक सेक्शन में पूछने चले गए और सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका दे दिया, फिर तो टाइम टेबल कुछ का कुछ बन जाएगा। वो क्या बोलते हैं, नहीं सर जी, हर किसी की सहूलत को नहीं देख सकते। टीचर हमारा अवेलेबल है, रूम हमारा अवेलेबल है, और हमारे पास कोई ऐसे हालात नहीं है क्लास ना हो, बस आपके लिए क्लास लगा दी जाए। बाज लोग कहते हैं यार इम्पोज थ्योरी के बजाय पार्टिसिपेटिव थ्योरी पर आओ। जिन लोगों ने एक्चुअली बजट लेके चलना है बनने के बाद, उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, उनको भी मौका दो। फॉर एग्जाम्पल, आप बजट बना रहे हो ना, सेल्स मैनेजर को भी बिठाओ, प्रोडक्शन मैनेजर को भी बिठाओ, मार्केटिंग मैनेजर को भी बिठाओ, अकाउंटेंट को भी बिठाओ, सबको बिठाओ। इससे क्या होगा, बजट बेहतर बनेगा। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिव में जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी मैं बताई भी थी। पार्टिसिपेटिव थ्योरी में लोग डलवा देते हैं बजट सिलेक्ट। ये बहुत बुरी चीज है बजट के अंदर। लोग सिलेक्ट डलवा देते हैं, सिलेक्ट। नहीं, सिलेक्ट क्या होता है? बजट सिलेक्ट का मतलब ये होता है, बजट बनाते वक्त अपनी परफॉर्मेंस को कम करके दिखा, उसके मुकाबले में जो एक्चुअली आप परफॉर्म कर सकते हो। कितनी एहतियात रख के चलो, एहतियात। लोग अपनी एहतियात डलवा देते हैं, अपनी एहतियातें। ठीक है, छोटी सी एग्जाम्पल आपके लेवल पे। आपने कहा वैसे तो मैं सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन कभी कभी आंख देर से भी खुलती है। अब हसन भाई पूछ ही रहे हैं क्लास कब से लगाऊं, क्यों ना एहतियातन क्लास 12 बजे के बाद लगवा लूं। आपने अपनी एहतियात डलवा दी, आंख देर से खुली तो क्लास मेरी निकल ना जाए। अरे बात समझ में। इसी तरह से जब आप सबको लेके बैठते हो तो सबकी सुननी भी पड़ेगी। अब सब बैठ रहे हैं, बजट बना रहे हैं। चलो, सबसे पहले हमने बोला हम बना रहे हैं सेल्स का बजट। आने वाले साल में हम कितनी सेल कर पाएंगे, क्योंकि जब सेल डिसाइड होगी, उसी सेल को अचीव करने के लिए हमें प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी। हमने सेल्स मैनेजर की तरफ देखकर कहा, भाईजान जरा आप बता सकते हो आने वाले बजटेड पीरियड में आप कितनी सेल कर पाओगे अपने डिपार्टमेंट के जरिए। मान लो वो सेल्स मैनेजर मैं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अपनी सारी वर्किंग करके बैठा हूँ। मेरी मार्केट रिसर्च ये कहती है आने वाले साल में हम लोग 5 लाख यूनिट प्रोडक्ट के आराम से बेच सकते हैं। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर मैंने 5 लाख बोला तो ये फौरन लिख देंगे बजट में, बजटेड सेल 5 लाख यूनिट। और किसी वजह से हम अगर 5 लाख नहीं बेच पाए, कम बेच पाए, तो फौरन क्या बोल देंगे, लो भाई हमारी तो परफॉर्मेंस ही खराब आ रही है। मैंने अपना सिलेक्ट रखा, अपनी एहतियात रखी। मैंने बोला आने वाले साल में हम 4 लाख चीजें बेच सकते हैं। मैंने 1 लाख चीजों की एहतियात रखी। अब क्योंकि पढ़ा लिखा था, तो मैंने कमेटी के अंदर ऐसी वर्किंग बना के जमा करवाई कि जिससे साबित होता है कि 4 लाख यूनिट से ज्यादा हम बेच नहीं पाएंगे। अब हमने प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ देखा। मैंने कहा भाईजान ओपनिंग में कोई इन्वेंट्री है नहीं, 4 लाख चीजें ये मांग रहा है बेचने के लिए, आने वाले साल में तुम बना पाओगे? अब कॉस्टिंग बीच में लाओ। अब मैं शुरू हो गया, लेबर बहुत है, नो लिमिटेशन। मशीनों के घंटे बहुत, नो लिमिटेशन। मटेरियल इजीली अवेलेबल, नो लिमिटेशन। फिर मैंने इस तरह कहा 4 लाख चीजें एक साल में बन तो आराम से सकती हैं, लेकिन अगर मैंने हाँ कर लिया और किसी वजह से 4 लाख चीजें नहीं बनी, तो फिर ये मेरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को नेगेटिव कर देंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस मैंने अपना स्लैग रखा। मैंने कहा यार मैं ज्यादा से ज्यादा एक साल में 3.5 लाख चीजें बनाकर दे सकता हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा था, ऐसी मैंने वर्किंग बना के कमेटी में जमा करवाई जो साबित करती है कि 3.5 लाख चीजें से ज्यादा हम बना ही नहीं पाएंगे। अब समझने की कोशिश करो, वो 5 लाख बेच सकता है, 4 लाख लिखवा रहा है। वो 4 लाख बना सकता है, 3.5 लाख लिखवा रहा है। बजट तो बन जाएगा कुछ ना कुछ करके, लेकिन ये बड़ा अनरियलिस्टिक किस्म का बजट बनेगा। और जो भी हमारे टारगेट अचीव होंगे वो रियलिस्टिक नहीं होंगे। तो बाज लोग क्या बोलते हैं, और भाई कहाँ तक सबके सिलेक्ट ढूंढते फिरेंगे, क्या करो, इम्पोज थ्योरी पे आ जाओ, इनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही मत दो।
सीधा सीधा बजट बनाओ और इम्पोज करवा दो। जब बेटा बजट बनते हैं तो वो लिमिटिंग फैक्टर के साथ भी बनते हैं और विदाउट लिमिटिंग फैक्टर भी बनते हैं। देखें, अभी आप पेपर देके आए हो कॉस्टिंग का, सवाल आया था डिसीजन मेकिंग का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाओ। हाँ भी, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हम अक्सर प्रैक्टिस से बनाते थे। वो क्या होता था, क्या लेबर के घंटे नहीं है, मटेरियल शॉर्ट है, लेबर के घंटे कम है, उसमें रहते हुए कितने ए बनाएं, कितने बी बनाएं, कितने सी बनाएं, ऐसी बातें करते थे हम लोग। वो होता था लिमिटिंग फैक्टर के साथ। ऐसा भी हो सकता है तो कोई लिमिटेशन ही ना हो, खुल के ए बनाओ, खुल के बी बनाओ, खुल के सी बनाओ। ये जो लिमिटिंग फैक्टर वाला एरिया है, ये आप ऑलरेडी सीएमए में पढ़ चुके हो। हमारे सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एमएफए के अंदर वो बजट पूछे जाएंगे जो कि लिमिटिंग फैक्टर के बगैर, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन पूरे स्टडी टेक्स्ट में कहीं पर भी बजट के सवालात में लिमिटिंग फैक्टर की बात ही नहीं करी। पास पेपर में जितने भी सवाल आए हुए हैं, वो लिमिटिंग फैक्टर के बगैर आए हैं। तो मैं एज अ टीचर इस बात को ऐसे समझता हूँ कि आईके अब ये कहना चाह रहा है, यार लिमिटिंग फैक्टर के साथ बजट कैसे बनते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपसे सीएमए में पूछ चुका हूँ। दोबारा उस बात को मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे जो आपने बजट बनाने हैं, वो विदाउट लिमिटिंग फैक्टर बनाने हैं, विदाउट लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, हमारे किसी सवाल में मटेरियल लेबर की शॉर्टेज नहीं करवाएगा, अब तक तो नहीं करवाया था किसी में भी। अब बेटा जब बजट बनाने बैठते हैं तो बहुत सारे टाइप के बजट हैं जो आपके सिलेबस में, इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आपके सिलेबस में है सेल्स का बजट, आपके सिलेबस में है प्रोडक्शन का बजट, आपके सिलेबस में है मटेरियल के बजट। लेकिन मटेरियल के दो बजट सिलेबस में है, एक है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट और एक है डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। यूजेज बजट हमें ये बताता है कि आने वाले बजटेड पीरियड में कितना मटेरियल आपको यूज करने के लिए चाहिए, और परचेज बजट हमें ये बताता है आने वाले पीरियड में कितना मटेरियल आपको परचेज करना चाहिए। परचेज कुछ और है, यूज कुछ और है। ठीक है सर, लाजमी नहीं है इतना ही परचेज करो जितना यूज कर। कभी कभी ज्यादा भी परचेज कर लेते हैं, क्यों सर, इन्वेंट्री बचाने के लिए। तो प्रैक्टिकली बात करो, ऐसा तो नहीं होता ना, घर के अंदर जो खाना पकेगा उसमें 1 चम्मच नमक डलेगा, तो 1 चम्मच ही खरीद के लाओ, नहीं, पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है। उस पूरे पैकेट में से कुछ नमक इसलिए खरीदना पड़ता है ताकि आज वो खाना पकाने में इस्तेमाल हो जाए, और कुछ नमक क्यों खरीदना पड़ता है, ताकि वो बच जाए। आ रही बात समझ में? इस सब बातों को सोचना पड़ता है, तो दो अलग अलग बजट बनते हैं। इसी तरह लेबर के भी दो बजट हम बनाएंगे, एक डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट, लेबर के घंटों का बजट। आप लोग सीएमए में रेट निकालते थे फैक्ट्री ओवरहेड का, एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, बजटेड लेबर आवर्स, करते थे बेटा। लेबर के घंटे चाहिए बजटेड, रेट उसी पे नहीं, बजटेड मशीन आवर, बजटेड लेबर आवर, ये है वही लेबर आवर का बजट। फिर डायरेक्ट
लेबर कॉस्ट बजट। जब घंटे डिसाइड हो जाएंगे, उन घंटों की कोई ना कोई कॉस्ट होगी। फिर इसी तरह से प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट भी बनता है। मशीन आवर्स बजट भी बनता है, जिसको आप कहते थे बजटेड मशीन आवर्स। बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बनता है। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, आने वाले पीरियड में कितना प्रॉफिट होने वाला है। बजटेड सॉफअप भी बनता है। सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो आज से 1 महीने बाद या 1 साल बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। फिर बेटा एक बजट और बनता है, एग्जामिनर का फेवरेट बजट है, कैश बजट। पास पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी के आए हैं। जब से टॉपिक एमएफए में आया है, 2 बजट मांगे आज, या तो प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है या कैश बजट मांगा है, तीसरा कोई बजट अभी तक नहीं मांगा है। वो अलग बात है कि दोनों को बनाने के लिए इनमें से बहुत सारे बजट वर्किंग के तौर पे बनाने पड़ेंगे, उन्हें वर्किंग में लाना पड़ेगा, वर्किंग से फिगर निकाल के उन्हें यहाँ पे इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। सर ये कैश बजट क्या होता है जो एग्जामिनर को आप बता रहे हैं इतना पसंद है? ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश इज लाइक अ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। देखो ना, आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, रेशो में वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कहा यह जाता है, बकायदा लिखा हुआ है किताबों में कि भाई वर्किंग कैपिटल इज अ ब्लड जस्ट लाइक अ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। और वर्किंग कैपिटल का एक मेजर कंपोनेंट वो कैश होता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्लड कम हो तो ब्लड देना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और अगर ब्लड ज्यादा हो बॉडी में, अरे ये भी एक बीमारी है, ब्लड ज्यादा हो तो उस ब्लड को हर कुछ अरसे के बाद निकलवा के फेंकना पड़ता है, ये भी एक बीमारी है। इसी तरह टू मच कैश आप होल्ड करके बैठे हुए हो, रख के बैठे हुए हो, ये भी बीमारी है। कैश हटाओ, निकालो, कहीं इन्वेस्ट करने की बातें करो। टॉपिक बीच में आ गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और अगर कैश कम है तो खर्चे कहाँ से पूरे करोगे, कैश को लाने की बातें करो। एक और टॉपिक बीच में आ गया आप सिलेबस का, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से कैश लेकर आ सकते। हाँ वो कहने बेटा लिक्विडिटी पोजीशन, तो बेटा ये सारी एक्टिविटी करने के लिए कैश चाहिए होता है। कैश कम है या ज्यादा, वो देखने के लिए बजट बनता है कैश का। ये कैश बजट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो IS 7 के तहत बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पास की बनती है, इसमें कोई IS 7 नहीं है। ये फ्यूचर का बजट है, इसमें सिर्फ दो साइड होती है, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। आने वाले पीरियड में कहां कहां से कैश आने की उम्मीद है, इनफ्लो ऑफ कैश। कहां कहां वो कैश इस्तेमाल होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये सारे बजट बेटा हमें बनाने से, इन सबके छोटे छोटे से फॉर्मेट है। फॉर्मेट में कोई मसला नहीं है, मसला है फिगर को कैलकुलेट करने। जिस तरह कॉस्टिंग में आप वर्किंग कर करके फिगर कैलकुलेट करते थे, यहाँ भी वही है। बजट में फेंकने के लिए कोई फिगर चाहिए, वो फिगर या तो सवाल में डायरेक्ट गिवन होगी या उसको निकालने का डेटा होगा। उसके लिए पहले फिगर कैलकुलेट करो, उठा के बजट के फॉर्मेट में फिट कर दो। समझ में आ गया कौन सा सबके बेटा? तो हो गया, सब सो रहा है, खैरियत तो है ना? आगे समझ। तो बेटा दो बातें हैं, या तो ये बोलो सर रमजान है इसलिए, या
मतलब ये बोलोगे ना रमजान है, फिर तो शोल्डर ऐसे ही रहेंगे। और अगर ऐसे बोलोगे ईद आने वाली है, मतलब दो बातें हो रही है ना, रमजान खत्म होने वाले, ईद आने वाली है, इस खुशी में ही शोल्डर अपने आप ऊपर हो जाता है। वही बात है, एक पेपर रह गया, हाँ परेशानी है, आखिरी पेपर है, खुद ब खुद एक मोटिवेशन आता है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना सीखो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में प्रैक्टिस पे आ जाएगी। थैंक यू दोस्त।